सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, MH1 न्यूज में आपका स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने MH1 न्यूज से खास बातचीत की और लोकसभा चुनावों को लेकर अपनी बात रखी। इस दौरान सीएम ने जहां बीजेपी की जीत का दावा किया, साथ ही कहा कि जो वादे जनता के साथ किए गए थे पिछले 4.5 साल में, वो वादे हमने पूरे करके दिखाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने प्रदेश में खासतौर पर भ्रष्टाचार पर चोट की है। सीएम मनोहर लाल से खास बातचीत की MH1 न्यूज के ब्यूरो हेड चंद्रशेखर धरनी ने। लोकसभा के चुनाव हरियाणा में दस्तक दे चुके हैं। पूरे देश में इस वक्त चुनावों का माहौल बना हुआ है। हरियाणा में बीजेपी ने जहां पहल की है उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की, इस दौर में जबकि अभी अन्य राजनीतिक दल अपने कैंडिडेट्स को फाइनल करने की तरफ बढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। हरियाणा की अगर चर्चा करें तो हरियाणा के अंदर लालों की राजनीति का बहुत महत्व रहा है। जब भी किसी लाल ने हरियाणा के अंदर सत्ता संभाली है तो उसने काफी लंबा राज हरियाणा के अंदर किया है। अतीत की अगर हम बात करें, चौधरी बंसीलाल, चौधरी देवीलाल और भजन लाल के नाम जाने जाते हैं। वर्तमान में अगर बात करें तो बीजेपी ने 2014 में हरियाणा के अंदर परिचय करवाया विजय श्री करनाल से लेने के बाद मनोहर लाल का, जिनको मुख्यमंत्री का ताज हरियाणा का दिया गया। आज हमारे साथ मौजूद है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सीएम साहब, आपका स्वागत है। हरियाणा में लोकसभा के चुनावों में बीजेपी किन मुद्दों को आधार बनाकर जनता के बीच में जाएगी? देखिए, हमने पिछले 4.5 साल में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाई है और इन 4.5 सालों में जो हमने काम किए हैं उसके अंदर हमको एक इतना प्रोत्साहन मिला है कि वो सारी बातें जो हम कह करके उस समय सरकार में आए थे वो सब हमने पूरी की। खासतौर पर हमने भ्रष्टाचार के ऊपर चोट की और भ्रष्टाचार पर चोट करने के बाद जो बड़े बड़े ऐसे किस्से पहले सरकारों के चलते थे वो कहीं सुनने को मिलते नहीं है। सरकारी अफसरों ऑफिस में भी जिस प्रकार का भ्रष्टाचार चलता था, पटवारी के ऑफिस में चलता था, तहसीलदार के ऑफिस में चलता था, कहीं भी थानों में चलता था, वो प्राय सब बंद हो चुका है। आज दूसरा विषय है कि हम एक पारदर्शिता के नाते से जो सरकार की जितनी कार्य पद्धति है वो हमने इतनी स्पष्ट कर दी है कि लोगों को जो हम कहते हैं उस प्रकार से उसको करके दिखाते हैं। उदाहरण के तौर के ऊपर जैसे हमने ट्रांसपेरेंट जो हमारी ट्रांसपेरेंसी जो हमारी नौकरियों में है, यानी जिस प्रकार की नौकरियों की भर्ती है, उन भर्तियों में पुराने समय में एक प्रकार से नौकरियां बिकती थी और अब हमने जैसे खास करके डी ग्रुप की 18,000 भर्तियां एक साथ हुई हैं, कोई इंटरव्यू नहीं लिया, सीधा एग्जाम देने के बाद मेरिट के ऊपर उनको नौकरियां दे दी। एक गांव में 20-20, 30-30, 50-50, 60-60 नौजवानों को नौकरी मिली है और जिनको नहीं मिली है वो भी संतुष्ट है, वो भी प्रसन्न है कि गरीब आदमी को जो अच्छा पढ़ा लिखा है मेरिट में उसको नौकरी मिले। मुझे कोई बात नहीं मिली तो मैं भी आगे पढ़ाई करूंगा या मेरा कोई आगे और दूसरा कोई परिवार का व्यक्ति पढ़ाई करके आगे आएगा तो उसको नौकरी मिलेगी। और सामान्य लोगों को जिनकी कोई अप्रोच नहीं थी, जिनका कोई स्पर्श नहीं थी, उन सबको नौकरियां मिली। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। हमने अपनी ट्रांसफर पॉलिसी, एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनाई। टीचर्स का खास करके इतना बढ़िया उनको एक वो मिला है कि उनको जो घूमना पड़ता था अपने ट्रांसफर के लिए, उनको अब एक फॉर्म भर करके देना होता है हर साल के अंदर, उनकी जहां ट्रांसफर होती है अपने आप हो जाती है। इसी प्रकार से जितने पेंडेंसी लोगों की केसेस की थी, नौकरियों की थी, कोर्ट की थी, वो सब हमने समाप्त कराई है। किसानों के नाते से हमने उनको मुआवजे दिए हैं, उनको आज तक इतना मुआवजा कभी किसी ने दिया नहीं था। व्यापारियों के लिए हमने अच्छी योजनाएं बनाई हैं। जीएसटी भी जो पहले थोड़ी सी लोगों को तंग कर रही थी, व्यापारियों को जीएसटी का लागू होने के बाद लोगों को लगा कि नहीं, बहुत एक साफ सुथरा सिस्टम उनका बिजनेस करने का बन गया है। यानी जो आदमी को 2 अकाउंट रखने पड़ते थे आज वही के अकाउंट से काम चलाता है। छोटे व्यापारी को बहुत सी सहूलतें हमने दी हैं और इसके कारण से जो बिजनेस, जो अंडरग्राउंड डीलिंग्स होते थे बिजनेस में, वो सारे खत्म हो गए हैं। 2 नंबर के बिजनेस प्राय खत्म हो गए हैं, जिसके कारण से सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ा है। तो ऐसे बहुत मुद्दे हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति जनता में विश्वास बहाली ये हुई है, क्योंकि देश के प्रति जो प्यार, देश की जो सुरक्षा की जो भावना नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई है, ये पहली सरकारें कभी दिखाई नहीं है। और आगे भी मुकाबले इन्हीं बातों के हो रहे हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो घोषित हुआ, हमारा संकल्प पत्र हमारे सामने आया, उनमें स्पष्ट देखने को मिलता है कि हम देश के प्रति किस प्रकार का भाव रखते हैं, कांग्रेस देश के प्रति किस प्रकार का भाव रखते हैं। हम सेनाओं को पूरी छूट देते हैं, सेना के अधिकार में कोई कटौती नहीं करते हैं, कांग्रेस कटौती करती है। हम देशद्रोही जो कानून है हमारे यहाँ उसको सख्त करते हैं, वो इसको लूज करने के लिए धारा 124A को समाप्त करने के लिए तुले हुए हैं। आखिर देश के खिलाफ अगर कोई यानी ताकत है उसको
उसको एक प्रकार से सबक सिखाना ये हमारा काम है। तो इस नाते से हम देश की एकता अखंडता के लिए दृढ़ हैं। हम मजबूत शक्ति के साथ किसी भी ऐसी ताकत को जो देश के खिलाफ है उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। गरीबों के कल्याण की जो योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई है, चाहे वो 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की योजना है, चाहे वो सबको घर देने की योजना है, चाहे उज्ज्वला की योजना है, कितनी योजनाएं बनाई हैं। इन सबसे गरीबों में विश्वास बढ़ा है कि नहीं, हमको मुख्य धारा में भारत की जो केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार है यही ला सकती है और यही आगे हमारा कल्याण करेगी। ऐसे सब मुद्दे हैं जिनके आधार पर मुझे लगता है कि हरियाणा में रिजल्ट जो है हमारा अच्छा आएगा। कांग्रेस ने जिस प्रकार अपने घोषणा पत्र के अंदर किसानों के लिए अलग बजट रखने का प्रस्ताव रखा है फिलहाल लोगों को लुभाने के लिए, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, बजट में लोगों को तब भरोसा होता है कि बजट में कही हुई बात, पहले जब लोग यानी सरकारें जो पार्टियों की आई उन्होंने अपने घोषणा पत्र को कितनी गंभीरता से लिया है। कांग्रेस के बहुत बजट आए जब वो सरकार में आए हैं, उससे पहले बजट आए, लेकिन उन बजट में की गई घोषणाओं पर कभी भी खरे नहीं उतरे। ये गरीबी हटाने की बात यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम से चल रही है। इंदिरा गांधी जी ने भी वो भाषण दिया, उसके बाद राजीव गांधी ने भी वही सोच दी, और आज वो जो योजनाएं बना रहे हैं कि हम गरीबों के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए करेंगे, लोगों को भरोसा नहीं है। कितनी बड़ी घोषणाएं कर लें, घोषणा पर भरोसा तब होता है जब उसके अनुसार कोई सरकार काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की या नरेंद्र मोदी जी की सरकार उससे बढ़कर के काम किया है, उन घोषणाओं को तो पूरा किया ही किया। हरियाणा में हम लगा लें, हरियाणा के अंदर हमने अपने सक्षम जैसी घोषणाएं जो की थी हमने पूरी की हैं। हमने पढ़ी लिखी पंचायतें, घोषणा तो नहीं की थी लेकिन पढ़ी लिखी पंचायतें हमने करके दिखाई। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान, ये घोषणा तो नहीं थी लेकिन हमको लगा कि हाँ, देश के अंदर ये बहुत बड़ा ऐसी एक समस्या है, ऐसा एक रोग है, ऐसी समाज की एक यानी दूषित मानसिकता है जिसको दूर करना पड़ेगा। समाज के अंदर भी जाकर के काम करना पड़ा, प्रचार करना पड़ा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जेंडर रेशो जो कभी यानी 0 to 5 935 936 की जेंडर रेशो थी, आज 0 to 5 914 मेंटेन हो गई है। तो बहुत बड़ा अंतर आया है। इन सब बातों को लेकर के ऐसा लगता है कि जो बजट में बातें की जाती हैं वो पूरा करने की क्षमता, उसमें विश्वास वो किनका है, उस पर जनता भरोसा करती है। लोकसभा चुनावों में आप प्रमुख रूप से मुकाबला बीजेपी का किस राजनीतिक दल से देखते हैं? देखिए, सब लोग सर्वे अपने अपने बता रहे हैं, मीडिया के लोग भी बता रहे हैं, एजेंसीज भी बता रही हैं। तो आज सब लोगों का मानना यह है कि निश्चित रूप से अगली सरकार नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की आएगी। हाँ, आखिर तो बाकी पार्टियां लड़ रही हैं तो कोई ना कोई सेकंड थर्ड फोर्थ पर तो रहेंगे ही। और कुल मिलाकर के यूपीए के जो जितने भी दल मिलकर के ये गठबंधन कर रहे हैं तो सेकंड तो वो आएंगे ही, लेकिन कहीं किसी एक आध दो स्टेट्स को छोड़ दें, केरल जैसी स्टेट को छोड़ दें, तो बाकी स्टेट्स में ऐसा नहीं लगता कि कहीं बहुत बड़ा यूपीए का गठबंधन या कांग्रेस किसी बड़े ताकत के साथ आ रही है। कांग्रेस कहीं भी किसी बड़ी ताकत के साथ नहीं आ रही है। जहां कहीं एक दो स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें हमको उन गठबंधनों के साथ मुकाबला करना पड़ेगा, मानो कांग्रेस का केरल में करना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस है नहीं, उत्तर प्रदेश में एसपी और बीएसपी इनका गठबंधन है, उसके साथ मुकाबला करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कि हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी 73 सीटें थी, अब 73 में से कहीं अगर 2-4 कम भी होती हैं तो निश्चित रूप से बंगाल जैसे प्रदेश के अंदर आज हवा है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की, तो वहां एक अच्छी बढ़त ये बंगाल के अंदर हमारी आने वाली है, कर्नाटक के अंदर आने वाली है, उड़ीसा के अंदर आने वाली है, आंध्रा के अंदर आने वाली है। तो इन सब स्टेट्स में जहां जहां बहुत पीछे थे उनमें सब में आगे बढ़े। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष रहे अभय सिंह चौटाला अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा के साथ सुबह सुबह गुड मॉर्निंग पे पहुंचते हैं, बेड टी पे पहुंचते हैं और उनकी मुलाकात के बाद वो उसको व्यक्तिगत मुलाकात बताते हैं, लेकिन लोग इस पर यकीन नहीं करते। नहीं, एकदम ठीक है, क्योंकि हरियाणा भर में रुका हुआ था। अगर हमको ऐसी कोई मीटिंग करनी थी तो हरियाणा भर में थोड़ी करनी थी। हरियाणा में मैं रुका था, हरियाणा में वो रुका था, उनका फोन आया कि बैठ के चाय पीनी है, उनका काम ही था। कोई व्यक्तिगत काम कई बार होते हैं, तो ऐसा एक व्यक्तिगत काम। हरियाणा में कांग्रेस एक ही बस के नीचे, एक ही छत के नीचे सवार होकर चल रही है। देखिए, हर पार्टी जहां उसके अंदर कोई कमी होती, न्यूनता होती है, उसको दूर करने के लिए, उसको छुपाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। ये तो स्वाभाविक सबको नजर आ ही गया कि उनके जो नेता हैं वो इतने अलग अलग ग्रुपों में बटे हुए हैं, 6-7 नेता, उनका एक दूसरे के साथ कोई तालमेल होता नहीं है। उन्होंने एक प्रयोग किया कि शायद एक बस में हम 5-7 दिन चलेंगे, शायद इकट्ठे होकर चलेंगे, लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार बस में है वो जनता ने देखा, अपने देखा, सबने देखा कि वो एक दिन तो कभी भी 6 या 7 आदमी इकट्ठे हो गए कभी नहीं चले। कभी कोई उसमें चढ़ा है तो कभी कोई चढ़ा है, कभी कोई चढ़ा तो कभी कोई चढ़ा है। अपने अपने तरीके से अपनी अपनी जगह पर सब लोगों ने जाके भाषण दिए
और उसमें हाँ, लगातार रहने वाले अगर उनके प्रभारी गुलाम नबी आजाद वो उसके अंदर रहे हैं तो गुलाम नबी आजाद से तो हरियाणा का कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण अगर कोई होगा तो यहाँ इस प्रदेश का कोई नेता है वो अपना कुछ करके दिखाएगा तो वो होगा, वो करने की उनकी क्षमता रही नहीं है। वो सब लोग अपने अपने रास्ते पर अपने अपनी जगह पर कर रहे हैं और सब लोग मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। मुख्यमंत्री के दावेदारी में दम तब दिखता कि कम से कम संयोग से उनके पास नेता प्रतिपक्ष का एक दायित्व मिल रहा है, उसके ऊपर कम से कम एक हो जाते, उसी में भिड़ रहे हैं। जबकि कोई सत्ता नहीं होती नेता प्रतिपक्ष, बिना सत्ता के ही एक छोटे पद को लेने के लिए भिड़ रहे हैं आपस में, तो वो सत्ता जब आए तो उसका तो कैसे संभालते हैं, कोई संभालने की उनकी स्थिति नहीं। तो ये है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जिनका जहां हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के विभिन्न नेताओं का एक बस में चलने पर गहरा कटाक्ष है, दूसरी तरफ उनका कहना है कि जिस प्रकार से सभी नेता कांग्रेस के बारी बारी कर उतर कर गायब होते रहे और केवल गुलाम नबी आजाद ही बस में ज्यादातर सवार रहे, उनका हरियाणा से कोई लेना देना नहीं है। अगर देश की बात की जाए तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का दावा है कि मोदी रिपीट करने जा रहे हैं और भारी बहुमत बीजेपी को केंद्रीय लेवल पर मिलने जा रहा है। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, चंडीगढ़।